सुनो, क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9 में हम लोग जहाँ कंप्लीट किए थे 10 वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, जिसका नाम है क्या, फोर्स। फोर्स के बारे में मेनली हर स्टूडेंट जानता है कि फोर्स क्या चीज़ है, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है। हम लोग यहाँ पे मेनली देखने वाले क्या, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को। क्लियर है। क्लास 9 में जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे फोर्स, वहाँ पर सिंपल इंडिकेट फोर्स का कई डेफिनेशन था कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का शेप क्या होता है, चेंज होता है। फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है। फोर्स अप्लाई करने से बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ये सब चीज़ देखे थे। और उसके बाद एक रिजल्टेंट तुम्हारा एक रिजल्ट डेफिनेशन आया था, वो ये आया था क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये हम लोग पढ़े थे। और ये याद भी होगा, ये सेकेंड लॉ है किसका, न्यूटन्स का, कि अगर किसी भी बॉडी के मोमेंटम को क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। मोमेंटम का क्या मतलब होता है, हर बच्चा जानता है कि एक बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। जैसे सपोज कर लो ये हम पेन चला के किसी को मार दिए, स्टूडेंट को, ठीक है, और एक बड़ा सा कोई सामान उठा के मार दिए। दोनों का स्पीड सेम है, लेकिन बड़े सामान से ज़्यादा चोट लगेगा कि बड़े वाले सामान का मोमेंटम क्या है, मास क्या है, ज़्यादा है, इसलिए मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अब मान लें कि किसी को स्पीड ज़्यादा फेंके तो भी मोमेंटम क्या होगा। तो वेलोसिटी और मास दोनों चेंज करने से मोमेंटम क्या होता है, चेंज हो जाता है। और चूँकि मोमेंटम यहाँ वेलोसिटी भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, राइट लेफ्ट, तो डायरेक्शन चेंज करने से भी क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। तो न्यूटन्स इस चीज़ को अपने कंसेप्ट में सीधा मोमेंटम, न्यूटन्स इस चैप्टर को अपने सेकेंड लॉ में ऐसे एक्सप्लेन किए, किसी भी मोमेंटम को चेंज करना है, चाहे कुछ भी वे में हो, किसी भी वे में चेंज करना हो, आप बिना फोर्स लगाए चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे सब सिंपल, ये पेन है, इसका मास हम मान लेते हैं m, वेलोसिटी क्या है इसका v, ये जा रहा है, अभी कितना मोमेंटम कैरी कर रहा है, m v। अभी आप कहीं से फोर्स नहीं लगा रहे हो, ना इस साइड से ना इस साइड से, मोमेंटम चेंज होगा, नहीं होगा। आपने इस साइड से फोर्स लगाया, मोमेंटम इसका बढ़ गया, मास बढ़ने की वजह से नहीं, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, ठीक है। आपने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, थोड़ा सा क्या हो गया, स्लो हो गया, वेलोसिटी स्लो हो गया, मोमेंटम भी क्या हो, कम हो गया, और इतना जोर से मारे कि ये घूम ही गया, इतना जोर से मारे कि ये घूम गया, वापस उतनी ही वेलोसिटी से जितना पहले था। तो पहले भी m था और अभी भी क्या है, m है। तो क्या मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, हुआ क्या, चेंज हुआ, डायरेक्शन। तो बताना चाह रहे हैं कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए मास वेलोसिटी दोनों चेंज कर सकते हो। मास के पास डायरेक्शन नहीं है, आप सिर्फ मास का वैल्यू चेंज करके मोमेंटम चेंज कर सकते हो, और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो उसका वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, या बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, या डायरेक्शन क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो मोमेंटम इन तीनों के चेंज होने से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और ऐसा करने के लिए आपको एक फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा। इसी चीज़ को बताया था न्यूटन्स क्या, कि जो भी चेंज इन मोमेंटम का रेट होता है, मतलब पर सेकेंड जो मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर सेकेंड जो मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, डेल पी बाई डेल टी, इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। क्योंकि डेल टी टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, डेल पी मोमेंटम चेंज हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, डेल पी बाई डेल टी। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। और ये किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। इस चीज़ को डिफाइन किए थे। मेरा मकसद यहाँ पे, हम लोग का कंसेप्ट यहाँ पे ये नहीं कि इस चैप्टर को फिर से पढ़ा जाए। अब क्या देखना है, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को। हम कुछ किताबी बात को सामने रखेंगे और फिर बताएंगे किताबी बात से थोड़ा बाहर निकल कर ट्रिकी वे में जाएंगे तो कैसे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्लियर है। और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखो अब ये टॉपिक है क्लास 10 का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसलिए हम यहाँ पर टॉपिक हेडिंग दिए टर्निंग फोर्स, कंडीशन फॉर ट्रांसलेशन मोशन। तो कंडीशन फॉर, इस चैप्टर के अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि फोर्स के इफेक्ट का टर्निंग इफेक्ट देखने से पहले हम लीनियर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि कंडीशन क्या है, कैसे टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है और कैसे क्रिएट नहीं हो सकता है, दोनों देखेंगे हम लोग। तो बुक में जो पहला डेफिनेशन दिया हुआ है इसका ट्रांसलेशन मोशन का, वो क्या लिखा हुआ है देखो। पहले किताबी भाषा को देखते हैं, समझते हैं, फिर इसको हम अपने हिसाब से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि चीज़ दिमाग और जहन में कंसेप्चुअल वे में बैठ जाए, ठीक है। सिर्फ लर्न नहीं करना। और किताब में क्या लिखा हुआ है, अ मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोल रहा है, किसी भी बॉडी का, चाहे किसी भी शेप का बॉडी हो, बॉडी का यहाँ पे शेप हम डिटरमाइन नहीं करना चाह रहे, चाहे कुछ भी शेप हो, कैसा भी शेप हो। सपोज करिए एक बॉडी का तुम लोग दिखा रहे हैं, ये एक शेप ले लिए, ठीक है। और इस शेप को लेने के बाद हम क्या दिखा रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा पार्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल है। जस्ट इमेजिन कि हम इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स को दिखा देते हैं। सपोज ये एक पार्टिकल है, यहाँ पर ये एक पार्टिकल है, ऐसा कई पार्टिकल को कलेक्ट करने के बाद क्या बना होगा, ये बॉडी बना होगा, है ना। और अगर एक मिनट,
ठीक है, ये बॉडी बना होगा। तो अभी अगर मान लेते हैं अगर ये पूरा बॉडी मूव करेगा तो क्या पार्टिकल यहीं रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल सभी क्या करेंगे? मूव करेंगे। और ऐसा ही पॉसिबल नहीं कि पार्टिकल अलग मूव करे बॉडी रह जाए, बॉडी मूव करे पार्टिकल रह जाए, है ना। तो पूरा बॉडी एक साथ मूव करे, जैसे अभी हम देखो यहाँ मूव कर रहे हैं, तो देखो मेरे बॉडी के हर एक अंग का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम 10 मीटर मूव किए, मेरा हेड 15 मीटर मूव कर गया। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मेरा हेड 15 मीटर मूव करेगा, मेरा बॉडी 10 मीटर, हेड और बॉडी क्या चलेगा? अलग अलग। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरा सिस्टम एक साथ क्या करता है? मूव करता है। तो अभी हम इस पूरे चीज़ को अगर हम बात करें, हम तुम लोग का कंसेप्ट मालूम हुआ क्लास 9 टाइम लोग पढ़े थे, 9 में पढ़े थे हम लोग कि पूरे बॉडी का जो नेट मास होता है कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है ना। कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है। तो ये M1, ये M2, ये M3, ये क्या हो गया? M4 हो गया। और इसी तरह इसमें n पार्टिकल्स है, सबका मास क्या मान लेते हैं हम? M1, M2, M3 और डॉट 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 कहाँ तक? n तक। ये पूरा मास कलेक्ट करने के बाद मान लेते हैं पूरा बॉडी का मास m है, तो पूरा मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा, ठीक है। और अगर पूरा बॉडी आगे मूव कर रहा है तो सेंटर भी क्या करेगा? मूव करेगा। पूरा बॉडी अगर मूव कर रहा है सेंटर क्या करेगा? मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा मूव। तो अभी अगर मान लेते हैं बॉडी मूव किया तो ये जो क्या पार्टिकल बैठा रहेगा ये भी तो मूव करेगा ना। देखो ये भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। तो ये भी क्या कर रहा है? देखो उसी डायरेक्शन में। कितना मूव करेगा? जितना सेंटर मूव करेगा एग्जैक्टली सेम। अगर सेंटर डी डिस्प्लेस करेगा तो ये पार्टिकल्स भी कितना डिस्प्लेस करेगा? डी ही डिस्प्लेस करेगा। तो ये कंसेप्ट, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई बॉडी या बॉडी का सारा पार्टिकल सेम डायरेक्शन में एक लीनियर पाथ में, कर्व पाथ में नहीं, कैसा पाथ में? लीनियर पाथ में मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेटरी मोशन। सिंपल, बुक में ये डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको याद करेंगे अगर आप तो आराम से एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अटेम्प्ट हो जाएगा। ये तो लर्निंग हिसाब से। लेकिन अब हम बाद में यहाँ पे लिखे हैं कंडीशन। क्या चाहिए कंडीशन? ट्रांसलेटरी मोशन होने का। तो बुक के लैंग्वेज को फिर से देखते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या कंडीशन है कि बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन होता है, तो डेफिनेशन के हिसाब से साफ लग रहा है कि एक बॉडी का हर एक पार्टिकल या पूरा बॉडी एक कैसे पाथ मूव करे? लीनियर पाथ में मूव करे, कर्व पाथ में मूव ना करे तो क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है ना? बस में आया। अब देखो कंडीशन देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या बनाया गया है। फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। पहला, द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी शुड बी इन ए स्ट्रेट लाइन, जो डेफिनेशन में था, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, एक स्ट्रेट पाथ में होना चाहिए। दूसरा, द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, उधर ही मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। ऐसा नहीं है आप फोर्स राइट लगा रहे हैं बॉडी लेफ्ट मूव कर जाए, ऐसा नहीं है कि आप फोर्स एक्स में लगा रहे हैं बॉडी वाई मूव कर जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये तो हम लोग अभी एक चैप्टर है वर्क बाय एनर्जी, वो भी हम लोग करके आए, वहाँ पे देखे थे अगर आप फोर्स एक्स में लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? एक्स में होता है। फोर्स अगर वाई में लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? वाई में होता है। और इसी पेयर को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। अगर फोर्स एक्स में है डिस्प्लेसमेंट वाई में है तो ये एक दूसरे का पेयर नहीं है और इसके वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है? बात में आ गया। तो अगर आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स के डायरेक्शन में सारा पार्टिकल एक ही लीनियर पाथ में मूव कर जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। और ये कंडीशन हो गया। एग्जाम में पूछता है कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, 1 मार्क्स का, फिर कंडीशन पूछेगा तो फिर ये लिखेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन आप सबको पता है ग्रुप ए में क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। वो चेक करता है स्टूडेंट के माइंड को कि बच्चा कितना अप्रोच किया है और कितना स्किल के हिसाब से वो सोचा है इस चीज़ को। स्किल लेके सिर्फ लर्निंग है, सिर्फ लर्निंग स्किल नहीं देखेगा, आपके स्किल्स को देखेगा। तो अब यहाँ थोड़ा समझा जाए, इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम दिखाया है और इस तीनों डायग्राम के ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सब किताबी बातों के हिसाब से हम सारे आंसर दे पाएंगे या कुछ और भी सीखने लायक मेरी ज़िंदगी में रखा हुआ है। तो ये देखो पहला ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम इसको सर्कुलर दिखाएं, कोई भी शेप दिखाया जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। और इसको हम एक रस्से से बांध दिए हैं, एक रस्से से क्या कर दिए? बांध दिए। रस्से से बांधने का सिंपल मतलब ये होता है कि इसका सेंटर जो है फ्री नहीं है, इसका सेंटर। अब अगर मान में कोई हमको बांध दे तो हमको बांधने का मतलब क्या हो गया? अब हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं कहीं भी। हम का मतलब पूरा मास, पूरा मास कहाँ पे है? सेंटर पे। तो अब सेंटर अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, सेंटर अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होगा, लोकेशन चेंज नहीं करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सेंटर अपनी जगह पे क्या हो गया? फिक्स हो गया। सेंटर क्या हो गया? अपनी जगह पे फिक्स हो गया। और सेंटर अगर अपनी जगह फिक्स हो जाएगा तो कैसे करेगा ट्रांसलेटरी मोशन? कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी तरह से कोई बच्चा अगर यहाँ मान लो कि एक फोर्स लगा भी देता है, एक फोर्स मान लेते हैं कि यहाँ पे वो लगा भी दिया, चाहे फोर्स कहीं भी अप्लाई कर दे, वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दे, वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दे, वो कहीं भी अप्लाई, सेंटर पे भी अप्लाई कर दे। अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है
जब तक रस्सी टूट ना जाए तब तक इस बॉडी का सेंटर जो है इस जगह को छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने पहला केस दिखाया, इस केस के अंदर क्या बॉडी का सेंटर मूव कर रहा है? जब सेंटर मूव नहीं करेगा तो पूरा मास मूव नहीं करेगा। पूरा मास नहीं का मतलब कोई पार्टिकल मूव वहाँ से, तो ना ही बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, ना ही उसके अंदर किसी पार्टिकल का ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। बात समझे? फोर्स के डायरेक्शन में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? सबसे पहला कंडीशन, ट्रांसलेशन मोशन होने के लिए बॉडी का सेंटर क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। बॉडी का सेंटर क्या होना चाहिए? फ्री सेंटर नहीं होगा तो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। ये समझने वाला बात है। डेफिनेशन के अंदर इस कंडीशन को नहीं डाला है कोई, वहाँ पे सिर्फ बोल दिया है फोर्स लगाने से उसके अलावा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक एक सेंस क्रिएट करता है कि सेंटर क्या होगा उसका? फ्री होगा। तो इसमें हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले यहाँ से? ये कंक्लूजन निकल के आया कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए उसका? फ्री होना चाहिए, फ्री टू मूव, कि आराम से क्या कर सके? मूव कर सके। अब उसके बाद क्या हुआ? हम सेकेंड केस में क्या दिखाए कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे हम यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दिए, नीचे क्या कर दिए? स्मूथ। हम जिससे पूछेंगे वो भी जवाब दे सकता है और किसी को लगता है कि आता है तो सारा बच्चा जवाब दे सकता है। नीचे स्मूथ है, ठीक है। और इस बार फिर से चूँकि हम लोग को पता हो गया कि ट्रांसलेटिव मोशन करने के लिए सेंटर का मूव करना बहुत ज़रूरी है। सेंटर जाएगा तो उसके साथ सब क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। अगर मेरा बॉडी का मूव करे तो मेरा बॉडी का हर पार्ट क्या करेगा? मूव करेगा, छोड़ के थोड़ी जाएगा उसको। आप एक मोबाइल फेंकते हो तो पूरा बॉडी का, उस मोबाइल का सेंटर और उस मोबाइल का हर एक पार्टिकल क्या करता है? मूव कर रहा है ना। सेंटर ब्लॉक, सब ब्लॉक, सबका मोशन स्टॉप कर जाएगा। इसलिए आपने इस बार डायरेक्ट निशाना किस पे लगाया? सेंटर पे, और सीधा एक फोर्स वहाँ पे लगा दिया, सीधा एक फोर्स आपने लगा दिया, ठीक है। अब नीचे स्मूथ है, नीचे क्या है? स्मूथ है। तो सवाल ये है क्या इस केस में ट्रांसलेटरी मोशन होगा? तो आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर होगा कि हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। नीचे स्मूथ है, नीचे से कोई अदर फोर्स नहीं आने वाला है, नीचे से कोई अदर फोर्स नहीं आने वाला है। अब सर ये अदर फोर्स का क्या कंसेप्ट है ये थोड़ा बताइएगा, आगे बताने वाले। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसी बॉडी को अपनी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए उसके सेंटर को क्या चाहिए? सेंटर को नेट फोर्स चाहिए। सेंटर को नेट फोर्स मिला है तो यहाँ पे कैसा मोशन होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन को हम लिख देते हैं, इसमें कौन सा मोशन हो रहा है? ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। चलो हो गया, ये तो पता चल गया, ट्रांसलेशन मोशन हो गया। क्लियर? अब जरा देखते हैं, इस बार हम क्या किए कि अब जो फोर्स है ना, हम फोर्स थोड़ा सा सेंटर पे नहीं लगा करके यहाँ पे लगा दिए, कुछ दूरी पे लगा दिए, ठीक है। क्या अब ट्रांसलेटर मोशन होगा? क्या अब ट्रांसलेशन मोशन होगा? ठीक है। अब ये एक बुनियादी सवाल है, इसके अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी देखते हैं। लेकिन क्या सेंटर अपनी जगह से मूव करेगा? और भी कई सवाल इसके अंदर आ सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे इस टॉपिक में हम क्वेश्चन बनाए, फाइंड द फोर्स एट द सेंटर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बनाए? फाइंड द फोर्स एट द सेंटर। ये क्वेश्चन यहाँ बना, और सेम क्वेश्चन क्या करती है, हम यहाँ बना दिए कुछ अदर। फाइंड द फोर्स एट सेंटर, दोनों में सेम क्वेश्चन, ठीक है। नेचर तो पता हो गया, हम लोगों को पहले से मालूम नेचर। अभी बात आता है फोर्स का, किसका क्या जवाब होगा? इसके अंदर सेंटर ऑफ फोर्स कितना है? आंसर कितना होगा बोलो? एफ, ठीक है। कॉन्फिडेंटली बोलना है, देखो आज सही आंसर तो बोलना है, डरना किस बात का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एफ आंसर हो गया, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम चेंज हो गया थोड़ा सा। अब कितना है फोर्स सेंटर पे? आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। एक बच्ची ने आंसर दिया यहाँ पर, क्या आंसर दिया? 0। आप सभी स्टूडेंट्स के इस आंसर से सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है तो भी रीजन देना होगा, नहीं है तो भी रीजन देना होगा। सही है आंसर? यस या नो? क्लियर नहीं है? तुमको लगता है सही है? चलो इसको एक्सप्लेन करते देखते हैं तुम्हारा आंसर राइट निकलता है कि रॉन्ग निकलता है। सही है, ठीक है, सही है। केशव आओ क्लियर करो कंसेप्ट को। देखो एक बात सोचो, अभी कुछ देर पहले हम यहाँ बोले थे ना कि सेंटर अगर तभी मूव करता है जब बॉडी नेट सेंटर पे क्या नेट फोर्स आता है। ये तो लॉजिकल बात है ना। सेंटर पे नेट फोर्स नहीं है क्योंकि बांध दिए ना, तो सेंटर ब्लॉक हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अगर तुम यहाँ पे मूव करोगे, इस तरह से खींचोगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या यहाँ पे रुका रहेगा या मूव करेगा? पूरा बॉडी मूव करेगा और सेंटर भी क्या करेगा? मूव करेगा। बॉडी की मूव करने मतलब क्या? पूरा मास का मूव करना। और पूरा मास कहाँ पर है?
सेंटर पे। तुम जब यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो एक चीज़ तुमको फील होगा यहाँ पर कि भाई साहब इसका सेंटर जो है ना, इसका सेंटर रुका हुआ नहीं रहेगा, सेंटर क्या करेगा, मूव करेगा। सेंटर क्या करेगा, मूव करेगा। और जब सेंटर मूव करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है। क्लियर, इतना तो समझ आ गया कि आंसर तुम्हारा 0 जो क्या हो गया, अब रॉन्ग हो गया। लेकिन अब सवाल है कि सर आंसर कितना होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे? नहीं है, क्योंकि सेंटर मूव कर रहा है, सेंटर रुका हुआ था और कोई रुका हुआ चीज़ अपने से कैसे मूव कर सकता है अगर उसके फोर्स ना है तो। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में सेंटर मूव करेगा क्योंकि सेंटर फिक्स नहीं है, फोर्स लगाओगे पूरा बॉडी आगे जाएगा, सेंटर भी आगे जाएगा। अच्छा, अगर हम तुम लोग से पूछते इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है तो कोई क्या आंसर देता? देता ना, है ना। पूरा बॉडी के ऊपर नेट फोर्स F है। और पूरा बॉडी के मतलब पूरा बॉडी के मास पे, और पूरा बॉडी का मास का मतलब क्या हो गया अभी भी सेंटर पे। तो इस एक्चुअल एप्लीकेशन जो फोर्स है वो सेंटर पे नहीं है, ठीक है, ये तो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन इस चीज को अगर आप एज अ फ्री बॉडी, मतलब कि एक फ्री बॉडी का मतलब समझ रहे हो ना, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और क्लोन निकाल के यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। फ्री बॉडी मतलब कि आपको देखना है सेंटर पे फोर्स कितना है, तो सेंटर का फोर्स वही होता है जो पूरे बॉडी पे होता है। तो इसमें इस केस में पूरा बॉडी पे F है तो आप क्या लिख दिए, F है, ठीक है। और इस केस में भी पूरा बॉडी पे कितना F है तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, ठीक है। तो सेंटर के हिसाब से अगर बनाओगे ये डायग्राम राइट है, रॉन्ग नहीं है। एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है फोर्स का तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इस हिसाब से कि पूरे बॉडी पे नेट फोर्स F है तो सेंटर पे भी फोर्स F है, भले वो सेंटर पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये डायग्राम आपको एक फ्री बॉडी एक सेंस क्रिएट कर रहा है आप लोग का फ्री बॉडी डायग्राम कि इसके सेंटर पे फोर्स 0 नहीं है। आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका F। आंसर क्या होगा इसका, सेंटर फोर्स कितना है, F है। तो दोनों ही क्वेश्चन में सेंटर पे और बॉडी पे नेट फोर्स कितना है तो F है, ठीक है। इसका नेचर जो होगा ट्रांसलेशन मोशन होगा। सर इसका नेचर कैसा होगा, क्या ये ट्रांसलेशन मोशन होगा या नहीं होगा? तो ये थोड़ा सा क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है ना इसको घुमाने लगेगा। तुम प्रैक्टिकली देखना, तुम फोर्स लगा के देखो, किसी गोल बॉडी को ऐसे खींचो तो क्या होगा, बॉडी थोड़ा सा टर्न कर जाएगा। क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले बताया ट्रांसलेटरी मोशन होने के लिए किसी भी पार्टिकल का, उस पूरे बॉडी का और इसके पूरे पार्टिकल का मोशन एक कर पाथ में नहीं होना चाहिए। अभी तुम खींचोगे तो ये घूमने लगेगा। क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। तो कुछ पार्टिकल ऐसे से डाउन होगा ऐसे गोल, तो लीनियर पाथ बनेगा उसका, लीनियर पाथ नहीं बनेगा। तो दिमाग में ये बात हिट कर गया होगा कि इसके अंदर आगे भी बढ़ेगा, कि घूमेगा तो आगे ही बढ़ेगा। तो ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ दो चीज़ होगा, घूमेगा भी और आगे ही बढ़ेगा। तो इसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन है लेकिन वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। और ट्रांसलेशन मोशन का मतलब एग्जैक्टली होता है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो जो डेफिनेशन था उस डेफिनेशन को बच्चा समझ नहीं पाता है, सोचता है इतना सिंपल सा बात है, सीधा पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा और हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस डेफिनेशन को समझने के लिए आंसर, इस डेफिनेशन से आप बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन इसको आप इस लेवल पे जाकर समझना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दे, लेट की चेंज कर दिया, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये एक सरफेस है और ये रफ है, और ये क्या है, रफ है। और मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक व्हील वापस वैसे ही जैसा मैंने रखा था एक व्हील रख दिया। अब सवाल ये है कि नीचे रफ है, आपने फोर्स कहाँ लगाया, आपने फोर्स सेंटर पे लगाया। कितना फोर्स लगाया आपने, फोर्स सेंटर पे वापस जैसा लगाया था F वैसा ही, F ऐसा लगा दिया। नीचे रफ है, क्या इस केस में ट्रांसलेशन मोशन होगा, सवाल है, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कौन सा फोर्स लगेगा, और दूसरा फ्रिक्शन। कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ना, क्योंकि जो अभी तुम बताया कि ये फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि बॉडी जब आगे जाएगा तो फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये फ्रिक्शन सेंटर पे, तो ट्रांसलेशन मोशन होने के लिए सेंटर फ्री होना चाहिए और नेट फोर्स कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे अप्लाइड होना चाहिए। नेट फोर्स सेंटर पे यहाँ भी F है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे अप्लाइड नहीं है। तो फोर्स एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए, एट दी सेंटर। और सेंटर क्या होना चाहिए, फ्री। अगर कोई भी दूसरा फोर्स या कोई भी एक फोर्स ऐसा आ जाए जो सेंटर पे नहीं है, तो ऐसा फोर्स बॉडी को क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। फिर उसके अंदर वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन का कंसेप्ट उसके अंदर नहीं रह जाता है। हो सकता है ट्रांसलेशन मोशन करे, साथ में क्या करे, रोटेशन भी करे, जिसको हम लोग मिक्स करके बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, गाड़ी, साइकिल, स्कूटी, सब कुछ क्या कर रहा है, रोड पे रोल कर रहा है, खाली घूम तो नहीं रहा, आगे ही बढ़ रहा है। ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है और रोटेशन मोशन भी। किसका मतलब ये नहीं कि उसको हम ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे, वो ट्रांसलेशन मोशन मिक्स हो गया उसके अंदर। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन, यहाँ पे टर्निंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्निंग होगा। हम नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे मोशन का, यहाँ रोलिंग मोशन होगा, लेकिन फिलहाल इसको क्या लिख रहे हैं,
टर्निंग, यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट दिखेगा, टर्निंग इफेक्ट दिखेगा, और यहाँ पे भी क्या दिखेगा हमको, टर्निंग इफेक्ट दिखेगा, और यहाँ पे क्या होगा, नो टर्निंग इफेक्ट। तो नो टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, नो टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। कंसेप्ट क्लियर है? तो इस तरह से आपको और भी कई भी क्वेश्चंस देगा एग्जाम में, देखेगा डायग्राम देके बोल देगा बताओ कि यहाँ पे कैसा ट्रांसलेशन मोशन है कि नहीं है, तो इजी में समझना। हम सीधा बात, सारा फोर्स कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे, और सेंटर क्या होना चाहिए, फ्री। ठीक है, ठीक। अब ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट। अब कंडीशन फॉर रोटेशन मोशन, ठीक है, कंडीशन फॉर हम लिखे हैं, हम रोलिंग मोशन ही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, रोटेशन मोशन। फैन क्या करता है हम लोगों का, फैन रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है। ऐसा तो नहीं था फैन रोटेट कर आगे पीछे बढ़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। फैन क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ देखो पहला कंडीशन तुमको समझ में आना चाहिए कि अगर रोटेशन मोशन करना है तो क्या होना चाहिए, सेंटर एक ही जगह पर होना चाहिए, ऐसे नहीं सेंटर कभी इधर कभी इधर। तो पहले एक बुक का लैंग्वेज देखते हैं, उसका फिर अपनी लैंग्वेज पे भी आ जाएंगे जैसे कि पहले किए। तो पहले ये बुक के लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल मूव इन अ सर्कल। ऐसे होता है कि आप उनके जिस पार्टिकल को देखें सब क्या कर रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है। फैन के अंदर तुम एक मान लो फैन के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स दे दो, अब फैन को ऑन कर दो, देखना फैन भी तो जब दिखेगा वो दाग नजर आया घूमता हुआ, है ना। फैन के ऊपर कुछ डिजाइन होता है, वो डिजाइन भी जब चलता है तो क्या हो नजर आता है घूमता हुआ। हर एक पार्टिकल कहाँ नजर आएगा, एक सर्कुलर पाथ में। पहले क्या था रोटेशन मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में क्या था कि उसका सारा पार्टिकल कैसे मूव करेगा ना, स्ट्रेट लाइन। यहाँ क्या इसका सारा पार्टिकल कैसे मूव करेगा ना, सर्कुलर लाइन या सर्कुलर पाथ। क्लियर है, हो गया ये बुक का डेफिनेशन। उसके बाद कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन इसमें बुक में क्या लिखा जाता है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रोटेशन, ठीक है, मोशन द बॉडी मस्ट बी पिवटेड एट द सम पॉइंट अदरवाइज इट डज नॉट रोटेट। इसके लिए सबसे पहला कंडीशन बताया कि आपको फ्री नहीं करना है, बॉडी को फिक्स कर देना है। क्या कर देना है, बॉडी को बांधना जरूरी किसी कोने पे। आप नहीं बांधेंगे तो वो घूमेगा नहीं, और अगर घूमेगा भी तो आगे बढ़ जाएगा तो रोटेशन नहीं होगा। सिर्फ घूमना ही नहीं रोटेशन, घूमने का सिर्फ वर्ड को रोटेशन नहीं बोला गया। घूमो और अपनी जगह पे क्या रहो, फिक्स रहो, अपने सेंटर को आगे बढ़ने मत दो, तो ये प्योर क्या है, प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशन में सेंटर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, सेंटर आगे मूव नहीं करेगा। तो अब जब इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे हम डायग्राम रखे हैं, ये बॉडी है, अभी पीछे भी दिखाए थे क्या, कोई भी इस तरह का बॉडी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो क्या पिछला ये रोटेशन था ना, क्या रोटेशन मोशन हो गया था ये, नहीं, क्योंकि इसका सेंटर मूव कर रहा था। ये भी देखो रोटेट घूमनेगा ना, रोटेट कर जाएगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको घुमा देगा। कोई भी चीज़, कभी सर्कुलर बॉडी, सपोज कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसको तुम नीचे से फोर्स लगाओ तो क्या हो जाएगा, बॉडी घूम जाएगा। ये बॉटल है सपोज, इसको तुम ऐसे फोर्स लगाओ ऊपर से तो क्या करेगा, ये घूम जाएगा। नीचे से लगाओ तो भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, है ना। तो कोई भी अगर टेंजेंट से, साइड से फोर्स आता है तो बॉडी क्या करता है, घुमा देता है। क्लियर है ना। तो उसको हम सिर्फ घूमना ही रोटेशन मोशन नहीं कर लेता। घूमो, रोटेट करो, अपने सेंटर को क्या रखो, फिक्स रखो, तब जाके क्या है, प्योर रोटेशन। इसलिए क्या हुआ, देखो यहाँ पे हम सेंटर को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। अब रहा बात कि कोई भी एक बच्चा नॉर्मली जिसके अंदर रोटेशन का इफेक्ट का मतलब जानता है, वो कोई भी सेंटर में फोर्स नहीं लगाएगा घुमाने के लिए, ऐसे साइड में फोर्स लगाएगा। कहाँ फोर्स लगाएगा, साइड में। चलो यहाँ पे फोर्स लगा दिए, यहाँ फोर्स लगा दिए, तो देख रही क्या हो गया, घूमने लगा। और इसको तुम जिस पार्टिकल को देखो सब घूम रहा है, सब क्या करेगा, सब घूमना स्टार्ट कर देगा, सब क्या करना स्टार्ट कर देगा, घूमना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन मोशन। बुक में ये दिया हुआ है, अगर एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछेगा, सीधा पूछेगा डिफाइन रोटेशन मोशन, ये लिख देंगे। कंडीशंस क्या है रोटेशन मोशन का, ये लिख देंगे, बात हो गया, क्या खत्म। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कुछ केसेस देगा, और केसेस दे करके पूछेगा क्या इसमें रोटेशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। मेनली ग्रुप ए, और ग्रुप ए का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं रहता है जैसा लोग बोलते हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है। अब तुम लोग सिर्फ बताना कि रोटेशन इस केस में होगा कि नहीं होगा। चलो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए और इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किए। देख भाई, फोर्स यहाँ लगा रहे हैं हम लोग, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल, अरे यार पुश कैसे कर रहे हैं, किस एंगल से, ये पुल कर रहे हैं, नींद में भाई साहब आप, अरे ऐसे करेंगे तो पुल होगा ना, ठीक है। हाँ तो फिर पुश करने के लिए तो आगे पीछे से मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से तो प्लाइन दिखाएंगे, तो यहाँ से दिखा रहे ना, तो ये पुल ही इफेक्ट होगा। गांव जाने से होता है ऐसा अक्सर, थोड़ा सा गांव का बिचाली आ जाता है दिमाग में, ठीक है। क्या हुआ, लाइव नहीं है, अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। अब ध्यान दो,
ये फोर्स आप लगा दिए यहाँ पे। अब ये फोर्स जो है आप इससे अप्लाई कर रहे हैं, रोटेशन मोशन होगा, होगा रुखसार, अनुश्री, दीपानिता? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? केशव बताओ क्यों नहीं होगा? तो रोटेशन मोशन के लिए तो सेंटर फिक्स ही चाहिए। नहीं, रोटेशन मोशन होगा कि नहीं होगा ये पूछे हम। क्या? तो एक्सप्लेन करो, बोलो सोनिका। हाँ सही है, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन राइट है, इसका कंप्लीट राइट है कि ये टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तुम फील कियो तो प्रैक्टिकली तुम आंसर राइट दे रही हो, और ये जो बुक में स्टेटमेंट वाइज जो आंसर जाएंगे कि फोर्स टेंजेंशियल नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स कहाँ से जा रहा है, देखो तो इस फोर्स को अगर लाइन से मिलाएंगे, देखो कहाँ से पास हो गया, इसके सेंटर से। तो इसका मतलब ये हम लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली भी फील हो रहा है मेरे को, ये प्रैक्टिकली फील हो रहा है हम लोगों को कि अगर फोर्स जो एक्ट करते हैं उसको एक लाइन के थ्रू आगे या पीछे किया जाए, और अगर वो आगे या पीछे कहीं भी वो लाइन अगर सेंटर से गुजर जाए तो हमको दिख रहा टर्निंग इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस बार फोर्स पुल की जगह क्या कर दिया, पुश लगा दिया। क्या लगा दिया? पुश लगा दिया। क्या अभी भी टॉर्क होगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट होगा? अभी भी नहीं होगा। कि इस फोर्स को अगर, हाँ, क्योंकि इस फोर्स को अगर लाइन से मिलाओगे तो देखने को मिल रहा है कि इस केस में टर्निंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, और फोर्स कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। तो यहाँ भी टर्निंग इफेक्ट नहीं हुआ, फोर्स कहाँ से पास किया, सेंटर से। यहाँ भी टर्निंग इफेक्ट नहीं हुआ, फोर्स कहाँ से पास किया। तो एक कंक्लूजन बन के आ गया मेरे दिमाग के अंदर में कि अगर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स अगर उस लाइन से पास करता है जहाँ से सेंटर है तो टर्निंग इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा सोच करके अब किसी बच्चे ने क्या किया कि फोर्स को ऐसे अप्लाई कर दिया। सेंटर हम दिखा देते हैं पहले, ये सेंटर और ये भी सेंटर। अब उसने क्या किया, फोर्स को एंगल बना करके और बिल्कुल ऐसा कंडीशन बना दिया कि किसी भी हालत में वो सेंटर से पास ही नहीं कर पाएगा, और ऐसा करने के लिए उसने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। फोर्स कितना लगाया उसने, एफ। कितना लगाया, एफ। अब देखो इस फोर्स को अगर लाइन से ड्रॉ करोगे तुम लोग, इस फोर्स को अगर लाइन से ड्रॉ करोगे, ये जिंदगी में कभी सेंटर से पास नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। और तुम देख रहे हो ऐसा करने से ये घूम भी रहा है, क्या इसके अंदर हो रहा है, रोटेशन मोशन हो रहा है। तो कंक्लूजन निकल गया कि अच्छा भाई, रोटेशन होने के लिए मेरा पहला कंडीशन ये बन गया कि फोर्स मस्ट बी टेंजेंशियल। फोर्स एकदम टेंजेंशियल ही होना चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो अब इसको हम फॉर्मूला बना लेंगे कैसे। अभी यहाँ पे क्या आ गया, नो टर्निंग इफेक्ट, नो टर्निंग इफेक्ट। तो इसका टर्निंग फोर्स भी यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो टर्निंग फोर्स, नो टर्निंग फोर्स। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ भी होगा, नो टर्निंग इफेक्ट, नो टर्निंग फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट है तुम लोगों का, और टर्निंग फोर्स यहाँ प्रेजेंट होगा। तो टर्निंग फोर्स जहाँ प्रेजेंट होगा तुमको कैलकुलेट करने बोलेगा, कैलकुलेट करो इसका टर्निंग फोर्स कितना है। और ये हम निकालना सिखा दिए तुम लोग को, रिवीजन क्लास से फिर दोबारा सिखा रहे हैं। ठीक है, तो टर्निंग फोर्स को ही नाम दिया गया है, बताओ क्या, टॉर्क। एक नाम और दिया गया है इसका, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या नाम दिया गया है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क। और यहाँ पे टॉर्क प्रेजेंट है। टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो सवाल है कि टॉर्क कितना होगा। लेकिन देखो अब हम इस 3 एग्जाम्पल को देख के एक चीज़ हम दिमाग में ला सकते हैं जहाँ से कंक्लूजन क्रिएट करेंगे। थोड़ा कंसेप्चुअली समझना, कुछ चीज़ अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पर डिपेंड करता है। बुक का भाषा अपनी जगह ठीक है, कुछ अपने दिमाग का अपना यूज़ करना है और कुछ कंक्लूजन निकालना है। देखो सपोज कर लो अब यहाँ पे अपने हिसाब से एक टेक्निक क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ से, और क्या कर रहे हैं हम ना, हम कौन सा कलर यूज़ करें, ब्लू यूज़ करते हैं। ये सेंटर है ना, हम जस्ट लिखाते हैं एक पोजीशन कि फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है हर केस में। तो अगर यहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है तो यहाँ सेंटर से कहाँ एक्ट कर रहा है, तो एक पोजीशन बनाना, एक वेक्टर बनाना, एक एरो बनाना कि यहाँ सेंटर से जहाँ पे एक्सिस है वहाँ से इस पॉइंट पे क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे क्या एक्ट कर रहा है, बस बना दो, अभी कुछ मत करो। यहाँ पे कहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। अच्छा बना दो इसको, है ना, बना दिया इसको, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा बना दो कि कहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट किया था ना, इस पॉइंट पे एक्ट किया था, तो इसको चलो एरो में दिखा दो, बना दिए। कई बार लोग इसको पोजीशन को एक नाम देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा इसका कि कितनी दूरी पे और किधर में। चलो थोड़ा देख लो, इसको क्या मान लिया हम, आर। ये वैल्यू कितना है,
आर, और ये उसका डायरेक्शन हो गया। ये वैल्यू कितना है आर, ये उसका डायरेक्शन हो गया। ये वैल्यू कितना है आर। हो सकता है कि ये आर सब केस में अलग अलग वैल्यू हो सकता है कि आर का वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो, ज़्यादा कम हो सकता है कि वो फोर्स कहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, ज़्यादा कम हो सकता है। लेकिन आर एक वेक्टर की तरह दिख रहा है हम लोगों को, आर एक वेक्टर की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्लास 9 का टॉपिक था कि किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आर वेक्टर की तरह दिख रहा है। अब अगर एक डायग्राम, एक सिंगल डायग्राम में तुम देखो तो दो वेक्टर तुमको दिख रहा होगा। एक फोर्स वेक्टर जो तुम क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, और एक आर वेक्टर जो पोजीशन बता रहा है कि फोर्स वेक्टर कहाँ पे एक्ट हो रहा है, फोर्स वेक्टर कहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक डायग्राम में तुमको दो वेक्टर दिख रहा है, एक फोर्स वेक्टर और एक आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, ये किसका पोजीशन बता रहा है, फोर्स का, जो अप्लाई हो रहा है उस बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे भी दो वेक्टर है, यहाँ पे भी दो वेक्टर है, यहाँ पे भी दो वेक्टर है। थोड़ा गौर करो तो यहाँ से अगर तीन डायग्राम को देख करके टॉर्क के लिए यहाँ से कोई कंक्लूजन निकालने का मन करे इंसान का, मान लो खुद तुम एक साइंटिस्ट हो, ड्राइव कर रहे हो, तो कैसे ड्राइव करता होगा एक साइंटिस्ट, कैसे सोचता होगा, ये सोचना जरूरी है। तो तुम खुद अगर साइंटिस्ट की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, बाकी प्रॉब्लम भी तुम साइंटिस्ट की तरह सोच के ऐसे सॉल्व कर दोगे। तो दिखा क्या कि अच्छा यहाँ पे टॉर्क नहीं हुआ है जब फोर्स और आर दोनों क्या है, सेम लाइन में। देखो सेम लाइन का मतलब क्या होता है, सपोज एक पेन है, पेन देना, सपोज एक पेन है, एंगल क्या है इनके बीच, जीरो, एंगल क्या है जीरो, ये क्या है 90, ये क्या है 180, ये तो सबको पता है, इसमें ऐसा किसी को दिक्कत नहीं है। तो सब ये तो 180 भी उसी लाइन में होता है, जीरो भी क्या होता है उसी लाइन में होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो फोर्स का लाइन है, फोर्स के लाइन में अगर यार वेक्टर मिल जा रहा है तो टॉर्क क्या हो जा रहा है, टर्निंग इफेक्ट क्या हो जा रहा है, जीरो। देखो फोर्स के लाइन में क्या मिल गया, आर मिल गया, तो टॉर्क क्या हो गया, जीरो, या टर्निंग इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। तो जब पैरेलल से किसी का दुश्मनी होगा तो दोस्ती किससे होगा, परपेंडिकुलर से। अगर पैरेलल चीज के लिए जीरो वैल्यू देता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कौन दे सकता है, क्योंकि ये भी मिनिमम जीरो दे दिया, ये भी क्या दे जीरो, तो एक बीच का वैल्यू होगा जो उसको क्या देगा, मैक्सिमम। तो अगर किसी भी वैल्यू का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू पैरेलल से जीरो आता है तो परपेंडिकुलर से क्या आएगा, मैक्सिमम। ये आज अभी तुम सीख रहे हो, तुम जब 12 में 11 तक पहुंचोगे ना, 11 12 तक पहुंचोगे तब भी तुमको चीज़ देखने को मिलेगा। किसी केस में अगर कोई चीज़ उसके पैरेलल कंपोनेंट से जीरो आता है तो परपेंडिकुलर से क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। लिख के रख लो, देखना हर जगह तुमको दिखाएंगे, तुम कहीं पढ़ो, यहाँ पढ़ो, जहाँ पढ़ो, देखोगे इस चीज़ को। ये रूल यहाँ से आया है, पैरेलल में जीरो है तो परपेंडिकुलर से क्या आएगा, मैक्सिमम। तुम खुद ही देखो, जब किसी चीज़ को घुमाना होता है तो इंसान फोर्स ऐसे लगाता है, देखो ऐसे लगाता है, परपेंडिकुलर लगाता है ना एकदम। कोई ऐसे लगाता है, ऐसे लगाता है नहीं, घुमाने के लिए ऐसे लगाता है, कोई भी ऐसे घुमाता है, ऐसे टेंजेंशियल घुमाता है, मतलब कि इससे अच्छा टर्निंग इफेक्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा फोर्स ऐसे लगा दोगे ना तो टर्निंग इफेक्ट अच्छा से नहीं होगा। सपोज कर लो कि ये फोर्स तुम ऐसे लगाए थे ना, जस्ट इमेजिन कि अगर तुम फोर्स थोड़ा ऐसे लगाते इस पॉइंट पे ऐसे, तो भी घूमता है इस केस में, उतना अच्छा से नहीं घूमता जितना अच्छा इसमें घूमेगा। तो कंक्लूजन निकल गया कि टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन पे। और क्या कंक्लूजन निकला कि फोर्स और आर आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही क्या करेगा, टॉर्क बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंसेप्ट आ गया हम लोगों का कि अभी इस केस में ये पूरी तरह से क्या है, परपेंडिकुलर है आर के ऊपर, और क्या बनाएगा इसके अंदर, एक टॉर्क बनाएगा। तो सर यहाँ पे तो एफ टॉर्क बना रहा है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, कौन सा फोर्स टॉर्क बनाएगा, क्या यहाँ पे कंप्लीट एफ यूज हो रहा है टॉर्क के लिए, क्या यहाँ पे कंप्लीट एफ यूज हो रहा है। अगर मान लो ये एंगल थोड़ा देख ले दे दे तुम लोगों को, यहाँ पे ये थीटा है, कितना है, थीटा है, तो उस केस में तो पूरा एफ यूज हो गया। तो कंक्लूजन ये निकला ना, पैरेलल फोर्स, जो फोर्स आर के साथ पैरेलल होगा टॉर्क, जो फोर्स आर के साथ पैरेलल होगा टॉर्क नहीं बनाएगा, जो फोर्स आर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा वही क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा। तो इसके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से हम लेके आ सकते हैं कि ये फोर्स तो इस आर, अगर यहाँ आर बनाया जाए, अगर यहाँ पे हम आर बना दें कि यहाँ से कहाँ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो चलो आर बन गया हम लोगों का, लेकिन ये फोर्स इस आर के ऊपर परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा कि ये फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, आखिर कौन, ये तो पॉसिबल नहीं बनेगा टॉर्क बनाने के लिए। तो क्या करेंगे हम उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, और कंपोनेंट रिजॉल्व करना हम कितना बार सिखा चुके हैं और बहुत बार हम बता चुके हैं। ठीक है, क्या हो गया, कैसे बना दिया, घूमते ही रह जाएगा। चलो ऐसे बना देते हैं, इसको रोटेट नहीं कर सकते ना, रुक जाओ, देखो ऐसे। ठीक है, सपोज ये एफ है, क्या है, एफ है, तो इस साइड को हम क्या मान लिए, इस साइड को
हम एफ मान लिए, क्या मान लिए साइड को, एफ मान लिए, ये साइड एफ हो गया। और ये एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल क्या है, थीटा है, कितना है, थीटा है। देखो ये फोर्स सिर्फ एक्स में पुल कर रहा था, ये फोर्स सिर्फ एक्स में था, ये सिर्फ वाई में था। अब ये फोर्स जो ऐसे जा रहा है इसका दो इफेक्ट है, इसका क्या है, दो इफेक्ट है, ये आगे भी खींच रहा है और देखो कैसे जा रही है, ऐसे आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर जा रहा है। यहाँ करते करते जब यहाँ पहुँचा तो कितना आगे गया, जो कितना यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना, यहाँ इतना आगे चला गया, और कितना ऊपर गया, इतना ऊपर चला गया, है ना। तो इस फोर्स के अंदर दो, इसके अंदर सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट है, इसके अंदर सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट है, इसके पास सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसके अंदर दोनों है, उसके अंदर पैरेलल कंपोनेंट भी है, उसके अंदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है। तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर दो कंपोनेंट जो पैरेलल और पैरेलल परपेंडिकुलर छुपा हुआ, उसको कैसे ढूंढेंगे। तो ट्रायंगल का पाइथागोरस फॉर्मूला जानते हैं हम लोग ना, वो तो आता है, ये साइन कॉस टैन आता है तुम लोग को, सबको आता है। क्या पढ़े थे हम लोग कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, था ना भाई। एंगल के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे जो सबसे बड़ा कौन होता है, हाइपोटेनस, और फिर जो बच गया कौन हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पे इस फोर्स का दो हिस्सा है, एक जो पैरेलल हिस्सा है और एक जो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा हिस्सा है, परपेंडिकुलर हिस्सा है ना, और बेस में कौन सा हिस्सा है फोर्स का, बेस की जगह कौन है, पैरेलल हिस्सा। तो हमको फाइंड करना है इस फोर्स के अंदर दो फोर्स है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, वो कैसे निकालेंगे। अच्छा बताओ तो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और एफ मेरे को मालूम है, एफ मालूम है ना, एंगल दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो एंगल पता है, एफ हाइपोटेनस है, तुमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट, तो कोई एक निकाल लेते, चलो पहले पैरेलल निकाल लेते हैं। तो पैरेलल मतलब क्या हो गया, बेस, और हाइपोटेनस पता है एफ, तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में, तो इसको उठा लेंगे, तो उठाते हैं इसको, इसके हेल्प से निकालते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है, एफ पैरेलल, और हाइपोटेनस कितना है, एफ। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ पैरेलल का फॉर्मूला आ जाएगा एफ कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो अगर तुमको एफ दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो एफ पैरेलल निकल जाएगा, निकाल चुके। इस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग साइन। अब देखो, अब ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस हमको मालूम है, तो क्या होगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, एफ परपेंडिकुलर, क्या हो गया, एफ परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया, ये एफ। तो हमको क्या निकालना है, एक परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो कितना होगा एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो हमको पता चला कि इस एफ के अंदर दो चीज़ छुपा हुआ है, एक एफ पैरेलल और एक एफ परपेंडिकुलर, एक एफ पैरेलल और एक एफ परपेंडिकुलर। अब तुम खुद बताओ, इस एफ के बदले में कौन कौन है, दो है, तो तोड़ दिया हम लोग दो, इसको तोड़ दिया दो पार्ट में, इसके अंदर दो चीज़ छुपा हुआ है, एक एफ पैरेलल और एक एफ परपेंडिकुलर। ये जो एफ पैरेलल आर के साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये टॉर्क नहीं बनाएगा, इसको तुम अब तोड़ चुके हो, ये अब है नहीं, अब अकेला कौन बच गया, एफ परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर क्या बनाएगा, इसके ऊपर एक टॉर्क बनाएगा, क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा, और इस एफ परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। क्लियर हुआ, बात दिमाग में रहेगा। तो इस केस में पूरा फोर्स बर्बाद हो गया, इसमें पूरा फोर्स यूटिलाइज हो गया, और इस फोर्स में से कुछ बर्बाद हो गया, कुछ क्या हो गया, लेकिन हमेशा टॉर्क वही बनाएगा जो क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, जो पैरेलल होगा टॉर्क नहीं बनाएगा। क्या हुआ, बात में आ गया। अभी हम टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव नहीं किए, सिंपल बताएं कि टॉर्क तभी होगा जब पोजीशन वेक्टर पे कोई फोर्स क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, और जो फोर्स परपेंडिकुलर मिलेगा वही क्या बना देगा, टॉर्क, अदरवाइज टॉर्क नहीं बनेगा, बात खत्म हो गया। तो यहाँ टर्निंग इफेक्ट, अच्छा बताओ तो यहाँ पे कितना फोर्स यूज़ हो रहा है टर्निंग इफेक्ट में, जीरो, कि कोई फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ कितना फोर्स यूज़ हो रहा है टर्निंग इफेक्ट में, जीरो। यहाँ कितना फोर्स यूज़ हुआ टर्निंग इफेक्ट में, एफ। अच्छा यहाँ कितना फोर्स यूज़ हुआ टर्निंग इफेक्ट में, एफ साइन थीटा। अच्छा इसके अंदर कुछ बच्चा ऐसा कंक्लूजन भी बैठा सकता है कि देखो ये थीटा है ना, तो यहाँ क्या आया, एफ कॉस थीटा आया, और ये कितना है परपेंडिकुलर वाला, एफ साइन। तो अगर ये ऐसे है तो ये भी तो सेम ही होगा ना, देखो देख रहे हो ये चीज़, जो ये होगा वही ये भी होगा, तो ये कितना होगा, एफ साइन थीटा, ये कितना होगा, एफ। तो जहाँ थीटा होता है वहाँ पे कॉस कंपोनेंट ले लेते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, साइन ले लेते हैं, तुम याद भी कर सकते हो। क्लियर है, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो ये देखो, स्टेट द कंडीशन व्हेन ऑन अप्लाइंग अ फोर्स द बॉडी हैज़ ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं दिखा दिए तुम लोगों को कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखो इसका आंसर लिखा है, इफ़ अ रिजिड बॉडी इज़ फ्री टू मूव, किसका लिख रहा है, पहले ट्रांसलेशन मोशन का,
क्या बताया था, याद है कि बॉडी का सेंटर क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इफ़ अ बॉडी इज फ्री टू मूव द अप्लाइड फोर्स विल कॉज द ट्रांसलेशन मोशन। तो ऐसे केस में अप्लाइड फोर्स क्या करेगा, हालांकि इसमें एक चीज़ नहीं लिखा है फोर्स कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, लेकिन वो लॉजिकल है, उसको मान रहा है क्या कि ऐसा ही होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो गया, इफ़ अ रिजिड बॉडी, दूसरा क्या आंसर, रोटेशन का क्या कंडीशन हो गया। हम लोग क्या करा है कि रोटेशन का कंडीशन सबसे पहले से एक्सिस क्या होना चाहिए, एक फिक्स एक्सिस होना चाहिए, और फोर्स कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ उतना नहीं लिखेगा, सिंपल में लिखेगा इफ़ अ रिजिड बॉडी इज पिवटेड द अप्लाइड फोर्स इफ़ इट इज़ मोमेंट इज नॉन जीरो, मतलब कि अप्लाइड फोर्स मतलब कि अगर उसका मोमेंट नॉन जीरो है मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। मोमेंट जैसे देखो इसका मोमेंट क्या हो गया, नॉन जीरो है ना, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका क्या हो गया, नॉन जीरो, मतलब कि परपेंडिकुलर फोर्स होगा तब बॉडी में क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो इफ इट इज मोमेंट इज नॉन जीरो विल कॉज रोटेशन मोशन, मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, टॉर्क होना चाहिए, और एक्सिस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। बांधने का मतलब क्या हो गया, उसका एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। बस इतना लिखो क्या मिल जाएगा। तो ये तो लर्निंग भाषा है, ये तो लर्न करने वाला बात, लेकिन समझ के रखेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अंदर अंदर घुसेगा वो तुमको फिर क्या करेगा, क्लियर करेगा। ऐसा अगर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का तो फिर क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट में तो ऐसे ही चला गया तो पेपर क्या रहेगा, जहाँ पे 80 वहाँ पे पहले अटेम्प्ट कितना हो जाएगा 70, फिर 70 में तो फिर कुछ मिस्टेक्स होगा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यही क्या चीज़ क्या करता है ना कि जिसका टारगेट होता है कि वो 95 प्लस जाना है, 100 के आसपास जाना है, फिर वो पूरा खत्म हो जाता है। तो 100 जाने के बाद आप छोटी छोटी बुनियादी बातों को पकड़ के चलिए, फिर स्कोर आराम से कीजिएगा। लर्निंग प्लस समझने, अंडरस्टैंडिंग वाला आपका क्वेश्चन क्लियर रहेगा, 100 आराम से आ जाएगा। सिर्फ लर्निंग रहेगा तो 90 प्लस हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। क्लियर, वो भी 100 तब हो जाएगा जब उस सेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कंसेप्चुअल, सब लर्निंग दे दिया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। आ जाओ, अब अगला टॉपिक हम लोग क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो हम लोग अभी दिखा दिए और समझा भी दिए। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स सिंपल हम समझाए थे, तुम लोग को बोले थे कि हम टर्निंग इफेक्ट पढ़ाने के लिए कोई हम रेगुलर बॉडी नहीं लेते हैं, हम इर्रेगुलर बॉडी लेते हैं। कैसा बॉडी लेते हैं, इर्रेगुलर, क्योंकि ये टॉर्क लगने के लिए कोई रेगुलर बॉडी का कंसेप्ट है ही नहीं हम लोग के पास। बच्चा पढ़ रहा है सर्कल पे, रॉड पे, रिंग पे, डिस्क पे, ठीक है, कोई दरकार नहीं, तुम कुछ भी शेप का बॉडी लो ना, चलो हम ऐसा ले लिया, अमीबा जैसा बॉडी ले लिया, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, एग्जाम में जहाँ शेप चेंज कर बच्चा घर पापा इसका टॉर्क कैसे निकालेंगे, मतलब ही नहीं है शेप से, बाउंड्री कैसा मतलब नहीं है, एक्सिस कहाँ है आप देखिए, फोर्स कहाँ लगा वो देखिए, सपोज के फोर्स यहाँ लगा, फोर्स कहाँ लगा, और फोर्स ऐसे लगा, लग गया फोर्स, इजी है। तुमको क्या बनाना है, यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर बनाना है ना, क्या बनाना है, एक पोजीशन, चलो दिखाओ, एक्सिस से क्या दिखाना है, पोजीशन वेक्टर दिखा दिए। उसके बाद क्या करना था, हमको ढूंढना है इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स कहाँ है ना। तो आपको एग्जाम में क्या दे देगा, एंगल दे देगा ना, यहाँ पे क्या दे देगा, एक एंगल दे देगा। आप क्या करेंगे, इस फोर्स को तोड़ लेंगे दो हिस्सा में, जहाँ दिया हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल, वहाँ पे कॉस हो जाएगा, और जहाँ पे नहीं दिया हुआ वहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एकदम, एक दूसरे के परपेंडिकुलर तोड़ते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब देखना है आर के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, भाई आर कौन है भाई साहब, ये आर तो ये है, आर तो ये है, तो जो आर के ऊपर परपेंडिकुलर है वही क्या बनाएगा, टर्निंग इफेक्ट। तो यहाँ पर इस आर के ऊपर इस बॉडी के लिए, अब देखो यहाँ से ये शेप, अगर मान लो कोई इंसान इसका शेप बदल के ऐसा दिखा दे, ऐसा दिखा, सपोज यहीं से, ठीक है, यहाँ से ऐसा कर दे, तो क्या मतलब है, ठीक है, हमको तो मतलब सिर्फ क्या है कि पोजीशन क्या दिखा रहा है, शेप से तो मतलब ही नहीं, आर से मतलब है, फोर्स से, परपेंडिकुलर से मतलब है, और कोई शेप से मतलब, ठीक है। तो यहाँ से टर्निंग इफेक्ट मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क क्या लिखेंगे, टॉर्क क्या लिखेंगे, क्यू यू ई होगा, टॉर्क, टॉर्क का सिंपल हम ऐसे दिखाते हैं, सिंपल टॉर्क क्या लिखेंगे, सिंपल बुक में लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स लीजिए और इसके ऊपर डिस्टेंस क्या ले लीजिए, परपेंडिकुलर। भाई अगर हम तुम्हारे पे परपेंडिकुलर है तो तुम भी मेरे पे क्या हो गए, अगर एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है तो वाई भी एक्स पे क्या है, बात खत्म। तो अगर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो तुम ये भी ले सकते हो डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, बात क्या है, तो हम इसको एक ले लेते हैं। तो अगर आपने पहले क्या कर लिया, पहले आपने फोर्स ले लिया, ठीक है, पहला फॉर्मूला टॉर्क, बुक में एक ही तो फॉर्मूला लिखा होगा, हम सब लिख दे रहे हैं, सारा सब कुछ भी कर सकते हो। तुमने अगर फोर्स ले लिया, तुमने क्या लिया, फोर्स लिया, तो डिस्टेंस क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, डिस्टेंस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे। लेकिन अगर तुमने क्या किया, टॉर्क निकालने के लिए डिस्टेंस नॉर्मली ले लिया, पहले आपने डिस्टेंस ले लिया, तो फोर्स क्या लेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे, क्लियर है, परपेंडिकुलर फोर्स, एफ ओ आर सी ई,
परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे। अभी तीसरा इक्वेशन जो आएगा वो इनके हिसाब से ड्राइव हो जाएगा, फिर डायरेक्ट वही यूज़ करता है बच्चा जो तीसरा आने वाला है। हालांकि आपके बुक में तीसरा इक्वेशन नहीं दिया हुआ, यही दिया हुआ है, इसमें से कोई एक दिया हुआ है। मेरे हिसाब से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, लेकिन तीनों से निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर है? आओ चलो इसके फॉर्मूला से हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पहले आर पकड़ ले रहे हैं, हम लोग आर को कंसिडर कर ले रहे हैं, उसके ऊपर क्या ढूंढ रहे हैं, फोर्स। तो चलो ठीक है, आर को हम लोग कैच कर लिए और फोर्स ले लेंगे। तो क्या फॉर्मूला आएगा इसके हिसाब से, क्या निकलेगा टॉर्क का फॉर्मूला, यहाँ का टॉर्क आर ले लिए और परपेंडिकुलर फोर्स कौन है इसके ऊपर, एफ साइन थीटा। समझिए ना, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। कोई दिक्कत है? तो थर्ड इक्वेशन जो आता है वो यही आता है जो आप लोगों के बुक में शायद कहीं दिया हो या फिर नहीं दिया हो, मतलब हमको पता नहीं वो दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, लेकिन वो बोला है ना ये बात, उसका मतलब यही इक्वेशन यही आएगा। उसका इक्वेशन क्या आएगा, यही। क्योंकि तुम लोग के एग्जाम में ना या तुम लोग के बुक्स में जो क्वेश्चन दिया है ना वो इजी बेस्ड फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने से आ जाता है, इसीलिए ऐसे नहीं दिया है। लेकिन हम इसलिए बता दिए थोड़ा सा क्वेश्चन मान लो टफ बनाते हैं, जस्ट इमेजिन थोड़ा सा लेवल उठा दिया मेरा बच्चा। प्लस इस लेवल पढ़ने के बाद थिंकिंग लेवल भी तो हाई होता है ना, फिर वो क्वेश्चन क्या लगेगा, फिर तुमको बहुत आसान लगेगा, इसको करना ईजी हो जाएगा। तो क्या हो गया, डायरेक्ट इसमें कोई बच्चा यूज़ करता है, देखो अब वो एक साथ ऐसे नहीं सोच रहा है कि एफ साइन ना, अब वो ऐसा नहीं सोच रहा है, अब डायरेक्ट सोच रहा है क्या, नेट फोर्स एफ। अब उसको एफ साइन से मतलब नहीं, इससे देख रहा है, नेट एफ देख लेगा। क्या देख लो, एफ किधर लगा देखो, कंपोनेंट होने की जरूरत नहीं है अगर तुम ज़्यादा लोचा हो रहा है तो। आर क्या है देखो, ये एफ और ये आर देख लो, और उनके बीच क्या देख लो, एंगल देख लो, उनके बीच क्या देख लो। तो अब भाई इनके बीच एंगल कैसे देखेंगे, तो देखो इस एंगल देखना ट्रिक होता है, एंगल देखना क्या होता है, ट्रिक होता है। एंगल में बहुत अच्छे देखो, जैसे ये थीटा, तो ये भी तो कुछ एंगल होगा ना, तो एफ और आर के बीच ये भी एंगल लग रहा है और ये भी एंगल लग रहा है, कुछ लोग ये डाल देगा आंसर गलत आ जाएगा। एंगल निकालने का रूल है कि आप एंगल तभी निकालेंगे एंगल जब दोनों का टेल मिल रहा होगा, मतलब दोनों वेक्टर का, आर ये तो ये एफ हो गया, ये आर हो गया, ये एफ हो गया, ये आर हो गया। तुम इसको क्या लिखेंगे, फोर्स और इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, सिर्फ डिस्टेंस। अब वो कंसेप्ट छोड़ दिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। तो रूल देखो, अब यहाँ पे इस बात को समझो थोड़ा सा। यहाँ पे हम इस डायग्राम को फिर रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो, ये फोर्स एफ है तुम्हारा और ये कौन आ रहा, आर आ रहा ना। तो देखो यहाँ पे आर का यहाँ पे हेड है और एफ का यहाँ पे क्या है, टेल है। आर का यहाँ पे हेड है, माथा, और हेड इसका क्या है, टेल है। तो हेड टेल के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल गलत है, वो एंगल नहीं ले सकते हम लोग, उस एंगल को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आप उसको आगे बढ़ाइए, देखो अब ऐसा करने से कुछ गलती हो रहा है क्या, ऐसा क्यों किए, कुछ गलती तो नहीं हुआ। देख आर आगे बढ़ने से ना तो उसका वैल्यू बढ़ा ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ, आर जो पहले था अभी भी क्या है। तो इससे ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा अब कोई बच्चा इसको घुमा देगा आर को, अब एंगल निकालेगा, गलत हो जाएगा। आर को घुमाने का मतलब क्या हो गया, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन दिखाइए। फोर्स कहाँ था, इधर है, आप इधर नहीं दिखा सकते। तो जब भी आप इस फॉर्मूले से करेंगे, थर्ड वाले फॉर्मूला से ना, आप अगर बुक का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला, ठीक है, मेरा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो तीनों फॉर्मूला जो इजी लग रहा है, जिसमें तुम्हारा माइंड कंफर्टेबल सेट हो रहा है। एग्जामिनर को क्या पता कि तुम कौन से प्रोसेस से आंसर निकाल लो, उसको तो आंसर निकालने से मतलब है। क्लियर है? तो अगर इससे जा रहे हो तो एंगल निकालने के लिए आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि दोनों का क्या मिलना चाहिए, टेल। और टेल मिलाने के लिए तुम जो एडजस्टमेंट करोगे वो आगे पीछे होगा, रोटेट। तुम फोर्स को पीछे भी ला सकते हो, तो भी आंसर देखो, फोर्स को पीछे ला दिए और ये एंगल क्या होगा, सेम। ये एंगल क्या होगा, तो फोर्स को पीछे ला के भी कर सकते हो और आर को आगे बढ़ा के भी। तो हम लोग ज़्यादा आर बढ़ा के टेल मिलाने में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, हेड मिलाने में नहीं। फोर्स को पीछे लाओगे तो माथा मिल जाएगा, आर को आगे ले जाओगे तो पूंछ मिल जाएगा। क्लियर है, पास में है ना। तो टेल मिलाने में ज़्यादा बिलीव करेंगे हम लोग। तो यही चीज़ है, तो ये एंगल जो होगा टेल के बीच, उनके बीच एंगल होगा, बस तीनों से आंसर निकल जाएगा। अब कितना एग्जामिनर क्वेश्चन टफ कर सकता है एक क्लास 10 के ICSE के बच्चे के लिए, जिस लेवल पे टफ करेगा, हर एंगल्स तुम सोच सकते हो इस चीज़ को। क्लियर है? फिलहाल तुम लोग के पास जो क्वेश्चन मिलेगा वो कैसा क्वेश्चन मिलेगा वो हम बताएंगे भाई। हाँ, आ जाओ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब ये बुक का पासा हम समझ तो गए हैं कि टॉर्क क्या होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्यों होता है, ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट क्यों होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, टॉर्क। तो बॉडी में जो भी टर्निंग है वो किसकी वजह से है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क की वजह से है। टॉर्क जीरो तो फिर टर्निंग इफेक्ट जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो आर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब पैरेलल कंपोनेंट है वहाँ पर सब। क्लियर है ना, ये मीनिंग है उसका
स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। टॉर्क जीरो मतलब उस केस में कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है आर के ऊपर, या फिर कोई भी आर परपेंडिकुलर नहीं है एफ के ऊपर। ये मीनिंग है इस चीज़ का, समझना सीखो इस चीज़ को। माता खाली तोता तर याद कर, पैरट ज़्यादा लर्न करने से कोई स्किल वाला स्टूडेंट नहीं बने, बस पैरट बन सकता है। तो अब तुम खुद डिसाइड करना है कि पैरट बनना है या फिर स्किल डेवलप करना है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, पैरट बनना है, कौन सा? पहाड़ी तोता जो गाना भी गाता है। पेरेंट्स सुन रही तुम? टेंशन हो रहा है तुमको, फिर ऐसे मत सुनो। पैरट पेरेंट्स अभी नहीं बनना है, सावधान, पेरेंट्स बनने में भी टाइम है। अभी देखो यहाँ पे आ जाओ, फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। क्या फैक्टर? किस पे? टॉर्क पे। टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? दो चीज़ पे, एक फोर्स पे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो देखो यहाँ पे कैसे चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है तुम्हारा आंसर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला था ना, तो किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा? द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। कौन सा डिस्टेंस से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, बस में आ गया। तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, मतलब फोर्स को कंसिडर कर लिया, डिस्टेंस क्या ले लिया ये लोग? परपेंडिकुलर। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अक्सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने से ही आ जाएगा, जैसे दिखाते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कराएंगे तुम लोग को, ये बहुत टफ हो जाएगा। नो, पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो ये एक रॉड जैसा बॉडी दिखा रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन तुम लोगों को पूछेगा, ठीक है। और इसका लेंथ कितना दे दिया? 6 मीटर। कितना दे दिया वो? 6 मीटर। और देखो ये फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है? फोर्स कितना? 20 न्यूटन। तुम्हारे बुक में जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा है मैक्सिमम टाइम, क्या यूज़ कर रहा है टॉर्क के लिए? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इजी वाला। चलो ठीक है, तो फोर्स को ले लेना है, फोर्स को रिजॉल्व वगैरह नहीं करना है। फोर्स लेकर के उसके ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर देना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से वहाँ तक। तो भाई फोर्स कितना लगा रहा है? 20 न्यूटन हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 6 मीटर का है और ये यहीं पे लगा रहा है। अगर फोर्स यहाँ लगा देगा तो रॉड का लेंथ तो 6 मीटर ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 मीटर अभी यहाँ लगा रहे हैं। तो इस केस में तो इत्तेफाक हो गया कि रॉड का लेंथ भी 6 मीटर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहाँ तक कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इनटू 6 मीटर, तो क्या हो जाएगा? 20 × 6 120 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क हो गया, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स का हो गया। क्लियर है? लेकिन अगर इसी में अगर मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 करते, एग्जाम्पल नंबर 2 करते, सपोज ये है और बॉडी का लेंथ अभी भी 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर है। और ये चीज़ देखो फोर्स लगा रहे हैं अभी भी 20 न्यूटन, सॉरी फोर्स यहाँ लगा दिए, कितना भाई? 20 न्यूटन। कितने दूरी पे लगाए? 4 मीटर पे। कहाँ लगाए? 4 मीटर पे। तो बॉडी का रॉड का लेंथ कितना है? 6 मीटर। लेकिन एक्सिस अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ तक 4 मीटर ही होगा। तो टॉर्क क्या निकलेगा? सेकेंड वाले क्वेश्चन का, सेकेंड वाले एग्जाम्पल का टॉर्क निकलेगा। फोर्स कितना है इस केस में? 20, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा वहाँ से? 4 मीटर। कितना आ जाएगा? 80 न्यूटन मीटर। 80 न्यूटन मीटर। क्लियर है? इतना ही ईजी क्वेश्चन तुम लोग को ICSE में देगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं देता है। लेकिन हम कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे, तुम लोग इसको नोट कर लो।